गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे आत्मा का ताप। इसके लेखक सैयद हैदर रजा जी हैं। आइए पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बाबरिया गांव में हुआ। इन्होंने स्कूली शिक्षा नागपुर बोर्ड से पास की। इन्होंने गोंदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी की। इन्होंने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल के ऑफ आर्ट्स व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। इन्होंने भारत में अपनी कला की अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की। इसके बाद 1950 ईस्वी में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और वहां चित्रकला का अध्ययन किया। इन्होंने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। इन्हें ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं देखिए। सैयद हैदर रजा कलाकार तो हैं ही, साथ ही अच्छे लेखक भी हैं। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है आत्मा का ताप, जो कि एक आत्मकथा है। विशेषताएं देख लीजिए। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में आदरणीय नहीं है, बल्कि वे हुसैन सुजा के समान महान कलाकार हैं, जिन्होंने भारतीय चित्रकला को प्रसिद्धि दिलाई। इनमें हुसैन घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण भारत में ही थे। सुजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय व पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ। वे लंबे समय तक पश्चिम में रहे तथा वहां की कला की बारीकियों का अध्ययन किया। वे ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूप आकार है। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। केंद्र बिंदु की तरफ इनका झुकाव इनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झारिया ने कराया था। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदारता है। इनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। इनकी कला को भारत सहित दूसरे देशों में भी सराहा गया। इन पर रोनाल्ड वॉन लेडन, पियरे गोंडीबियरे, गीती सेन, जॉक लांसे, मिशेल एम्बेयर आदि ने मोनोग्राफ लिखे हैं। अब इनके पाठ का सारांश देख लेते हैं, जो है आत्मा का ताप। यह पाठ रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया। इसमें रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीजें रोचक शैली में बताई गई हैं। लेखक को स्कूल की परीक्षा के 10 में 9 विषयों में से विशेष योग्यता मिली तथा वह कक्षा में प्रथम आया। पिताजी के रिटायर होने के कारण उसे गोंदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी मिली। शीघ्र ही उन्हें मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति सितंबर 1943 में मिली। पद से त्यागपत्र देने के बाद वह मुंबई पहुंचे तो दाखिला बंद हो चुका था। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की, परंतु वह वापस नहीं लौटा और मुंबई में रहने लगा। यानी यहाँ पर लेखक की बात हो रही है। यहाँ एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी की तथा साल भर की मेहनत के बाद स्टूडियो के मालिक जलील व मैनेजर हुसैन ने उसे मुख्य डिजाइनर बना दिया। दिन भर काम करने के बाद वह पढ़ने के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता। वह जेकब सर्कल में टैक्सी ड्राइवर के घर सोता था। वह ड्राइवर रात में टैक्सी चलाता था तथा दिन में सोता था। इस तरह इनका काम चलता था। एक रात 9 बजे वह कमरे में पर पहुंचा तो वहां पुलिस वाला खड़ा था। पता चला कि हत्या हुई है। वह घबरा गया तथा तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर उसने कमिश्नर से मिलकर सारी बात बताई। कमिश्नर ने बताया कि टैक्सी में किसी ने सवारी की हत्या कर दी थी।
अगले दिन जलील साहब ने सारी कहानी सुनने के बाद उसे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। तो इस तरह से देखिए कि लेखक किस तरह से संघर्ष करता है। जलील साहब ने कई दिनों तक लेखक को देर रात तक स्केच बनाते हुए देखा, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने फ्लैट का एक कमरा लेखक को दे दिया। आपको पहले ही बताया गया है कि लेखक जो थे बहुत अच्छे कलाकार भी थे, यानी वो कला भी यानी आर्ट भी बहुत अच्छे से बनाते थे। लेखक पूरी तरह काम में डूब गया और 1948 ईस्वी में उसे बॉम्बे सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। इस पुरस्कार को पाने वाला यह सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 वर्ष बाद इन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिली। नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में लेखक के 2 चित्र प्रदर्शित हुए। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में कला समीक्षक रोनाल्ड वॉन लेडेन ने लेखक के चित्रों की तारीफ की। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। ये पैसे उसकी महीने भर की कमाई से अधिक थे। लेखक को प्रोत्साहन देने वालों में वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर भी थे। उन्होंने उसे काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। लेखक दिन में बनाए हुए चित्र उन्हें दिखाता, उसका काम निखरता गया। लैंगहैमर उसके चित्र खरीदने लगे। 1947 ईस्वी में वह जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया। 1947 व 1948 के वर्ष बहुत ही कठिन थे। पहले लेखक की माता फिर पिता का देहांत हो गया। देश में आजादी का उत्साह था, परंतु विभाजन की त्रासदी थी। लेखक युवा कलाकारों के साथ रहता था। उन्हें लगता था कि वे पहाड़ हिला सकते हैं। सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया काम करने में जुट गए। आगे देखिए, लेखक 1948 में श्रीनगर जाकर लेखक ने 1948 में श्रीनगर जाकर चित्र बनाए। तभी कश्मीर व कबायली हमला हुआ। हालांकि लेखक ने भारत में रहने का फैसला किया। वह बारमूला तक गया, जिसे घुसपैठियों ने ध्वस्त कर दिया था। लेखक के पास कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का सिफारिश पत्र था, जिसके आधार पर वह यात्रा कर सका। इस यात्रा में उसकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिक ब्रेंसा से हुई। उसने लेखक की चित्रों की प्रशंसा की, परंतु उनमें रचना का अभाव बताया। उसने सेजान का काम करने की सलाह दी। लेखक पर इसका गहरा प्रभाव हुआ। मुंबई आकर उसने अलियांस फ्रांसे में फ्रेंच भाषा सीखी और 1950 ईस्वी में फ्रेंच दूतावास में सांस्कृतिक सचिव रहते वार्तालाप के बाद उसे 2 वर्ष की छात्रवृत्ति मिली। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लेखक ने अपनी कला को निखारने के लिए दिन प्रतिदिन संघर्ष किया। आगे देखिए, लेखक 2 अक्टूबर 1950 को फ्रांस के मार्सेई में पहुंचा। बंबई में उसे काम करने की इच्छा थी। आत्मा का चढ़ा ताप लोगों को दिखाई देता था। लोग सहायता करते थे। वह युवा कलाकारों से कहता था कि चित्रकला व्यवसाय नहीं, आत्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जफरी को काम करने की ऐसी लगन मिली। वह दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। लेखक यह संदेश देना चाहता है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। लेखक बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा को संतृप्त किए रहता है। उसकी बात कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसमें काम करने का संकल्प है। गीता भी कहती है कि जीवन में जो कुछ है तनाव के कारण है। जीवन का पहला चरण बचपन एक जागृति है, लेकिन लेखक के लिए बंबई का दौर ही जागृति का चरण था। वह कहता है पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है। तो आपने देखा कि किस तरह से लेखक सैयद हैदर रजा जी ने आत्मा का ताप नामक आत्मकथा का एक अंश प्रस्तुत करके हमें ये समझाया कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया।
आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।